बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेटा कि वेव फ्रंट क्या होता है ना। हमने वेव फ्रंट की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी कि वेव फ्रंट कैसे काम करता है, सोर्सेस अगर कैसे हो तो वेव फ्रंट कैसे मिलता है। आज हम उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आ जाओ, तो हेडिंग कर लो प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। देखो वेव फ्रंट को मैं शॉर्ट में डब्ल्यू डॉट एफ लिख देता हूँ, आप संभाल लेना, ठीक है। तो हमने वेव फ्रंट में क्या पढ़ा था कि अगर सोर्स पॉइंट होगा तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल। और अगर सोर्स सिलेंड्रिकल होगा तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, सॉरी लाइन होगा तो कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल। और अगर सोर्स इनफाइनाइट पे होगा तो कैसा मिलेगा, प्लेनर। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा वो एक बार जाके उसे देख के आए, ठीक है। उसका लिंक जो है अपने पास कमेंट बॉक्स में, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो। सोर्स के नेचर के हिसाब से वेव फ्रंट कैसे काम करता है मैंने बता दिया। लाइट ऐसे चल के जा रही होगी, इसमें लाइट ऐसे जा रही होगी ना, इसमें लाइट ऐसे आ रही होगी। ये स्फेरिकल है, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स। हमें प्रॉपर्टीज पे बात करनी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है जरा आ जाओ लिस्ट करें। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, सोर्स से लाइट निकली और ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी का फ्लो है, क्योंकि लाइट जा रही है तो एनर्जी जा रही है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। इसमें भी देखो परपेंडिकुलर क्रॉस की है ना, ऑर्बिटल सेंटर से जा रही है। तो आपको पढ़ाया गया होगा सेंटर और टेंजेंट परपेंडिकुलर। यहाँ भी परपेंडिकुलर ना, दिस और यस, यहाँ भी परपेंडिकुलर। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो is always perpendicular to the wave front। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी, लिखो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि जो दो वेव फ्रंट है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इसका फेज अगर φ1 है, इस पे पड़ने वाले सभी पार्टिकल का, और इस पे पड़ने वाले सभी पार्टिकल का फेज φ2 है, और अगर दो वेव फ्रंट ऐसे इंटरसेक्ट कर गए, एक ही पॉइंट का दो फेज हो गए, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना देना चाहिए कि टू वेव फ्रंट विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना। चलो लिख लो इसको, टू wave front will never intersect to each other। दो वेव फ्रंट आपस में कभी कट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, चलो इधर आओ जरा बात करें। से मान लो कि यहाँ एक पॉइंट लेते हैं इन पे, ये पहला वेव फ्रंट जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लाइट को मान लो कुछ अपने पास टाइम लगा होगा टी डेज। तो जितना यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां जाने में, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और स्पीड सी है, तो डिस्टेंस अपॉन सी कैपिटल टाइम। मतलब ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम। और मैंने कहता हूं कोई भी दो पॉइंट ले लें दो वेव फ्रंट के बीच का, तो हर पॉइंट के लिए सेम ही टाइम है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय लाइट वेव टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट between two wave front is always same। कोई भी दो पॉइंट ले लो इन वेव फ्रंट पे,
जितना टाइम इनके बीच में लगेगा वही टाइम इनके बीच में लगेगा, वही टाइम इनके बीच में, और ये सबके लिए ट्रू है, क्योंकि यहाँ से चल करके लाइट को पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ से वहां जाने में, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है स्पीड सी है। वही हाल सिलेंड्रिकल में भी होगा कि अगर अगला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाओगे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ जाने का जितना टाइम है उतना ही टाइम है। क्या कॉन्सेप्ट लिखो कि द टाइम टेकन बाय लाइट वेव टू रीच at one point from other point is same for two wave। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दो पॉइंट लेकर के कोई भी दो पॉइंट लो, दो वेव फ्रंट के बीच में सबके टाइम सेम होगी। सही बात है। तो ये वेव फ्रंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक लाइन में बोल दो, जल्दी जल्दी याद करो। चलो कि एनर्जी का फ्लो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट के, दो वेव फ्रंट कट नहीं कर सकते, और अगर दो पॉइंट लेंगे तो टाइम सेम आएगा दो वेव फ्रंट के बीच में। बिल्कुल सही बात है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में भी, नीट में भी, बोर्ड में भी। कैसे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो शेप ऑफ द वेवफ्रंट पे क्वेश्चन आता है। जैसे आपने लेंस पढ़ा है, मान लो ये एक लेंस, ये उसकी ऑप्टिक एक्सिस, उस पे ऐसे लाइट आ रही है ना पैरेलल, तो सोच के बताओ वेवफ्रंट कैसा आ रहा होगा। अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्यारे बच्चों, वेवफ्रंट कैसा होगा, प्लेनर, जैसे द प्लेनर देखिए। ऐसे यहाँ पे वेवफ्रंट कैसा आ रहा है, प्लेनर, मतलब ऐसे प्लेनर वेवफ्रंट आ रहे हैं। अब लाइट जब इससे पास आउट हो जाएगी तो आपको भी पता है कि ये फोकस हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास होने के बाद इसके वेवफ्रंट का शेप कैसा होगा, शेप ड्रॉ करके दिखाओ, या ऑप्शन में बना के शेप दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं शेप बताओ। तो हमने क्या पढ़ा कि फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। पहले ऐसे आ रही थी तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है तो शेप ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा दिस, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर बन जाएगा और ये पूरा ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, और सर्कल नहीं होगा, ये स्फीयर होगा, 3D का मामला है। तो ये स्फीयर का सेंटर, मतलब ऐसे कुछ कर्व हो जाएगा। पक्की बात है ना, समझ गए हो भाई। चलो एक और बताओ, अगर मान लो ऐसा लेंस न लेकर के कॉनकेव ले लिया जाए तो, ऐसे लाइट आ रही है, वेवफ्रंट का शेप बताना है, कैसा वेवफ्रंट होगा जब लाइट इससे इमर्ज आउट हो जाएगी। तो ये कन्वर्जिंग डिवाइस है ना, ये कन्वर्ज करता है लाइट को। ये क्या करता है भाई, डाइवर्स फैला देता है ऐसे। यस, वेवफ्रंट का अगर शेप बनाएंगे तो लाइट का फ्लो एनर्जी के परपेंडिकुलर, मतलब ये सेंटर बनेगा, तो शेप कुछ ऐसे। पक्की बात है, तो लोग समझे हैं मेरी बात। अगर इसी कॉन्सेप्ट को और विजुलाइज करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो ये ट्रांसमिशन हो रहा था, रिफ्लेक्शन में पूछूं तो ये एक प्लेन मिरर है, इस पे कोई मान लो लाइट आ रही है ना ऐसे पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्शन के बाद इसका वेवफ्रंट कैसा होगा। तो पहली बात, आ कैसा वेवफ्रंट रहा है, प्लेनर ना। अगर मैं इस पॉइंट पर लूं और इसको ऐसे पकड़ करके मिला दूं तो ये एक प्लेनर वेवफ्रंट ऐसे आ रहा हो। मैं मान लो ये ए है, ये बी है। तो रिफ्लेक्शन में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी।
मतलब ये लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो तुमको चली जाएगी। वहां भी यही होगा कि जितने पे आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो वो ऐसे चली जाएगी बस, पैरेलल बिल्कुल ना। मतलब लाइट पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे पैरेलल चली गई। अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देना होगा बस। बाकी बात है ना, ये नॉर्मल था उसका, उसे कंक्लूजन क्लोज नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो वेव फ्रंट आया था ए बी, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के गई है तो ए चल करके मान लो कहीं यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो बी चल करके कहाँ पे पहुंच गया होगा, पक्का समझ गया देखो? चलो कमेंट करके बताओ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पैरेलल ऐसे लाइट आ रही थी तो प्लेनर वेव फ्रंट आया, और पैरेलल चली गई तो प्लेनर वेव फ्रंट गया। और एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, बड़े धूमधाम से यूज करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी कहा था ना कि दो वेव फ्रंट के बीच में अगर दो पॉइंट ले लें तो यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम होगा, तो क्या लगा, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव, तो जितने टाइम में लाइट चल के बी से बी डैश पहुंची होगी, क्योंकि देखो पहले ए वाला एंड टकरा जाएगा वेव फ्रंट का, जब ए टकराया होगा तो बी कहीं आ रहा होगा, तो जितने टाइम में लाइट बी से बी डैश पहुंची होगी उतने ही टाइम में ए से लाइट ए डैश पहुंची होगी, क्योंकि दो वेव फ्रंट के बीच में टाइम सेम लगता है। यानी मैं कह सकता हूँ टी ए टू ए डैश इज इक्वल टू टी, इसका यूज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट आगे, जब मैं पढ़ाऊंगा हाइगेन्स प्रिंसिपल, और उससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करूंगा, इसलिए इसे अच्छे से। अच्छा, अगर लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा हो तो लाइट जब ट्रांसमिट करे, जैसे कि मान लो ये म्यू1 है, ये म्यू2, और कोई लाइट ऐसे मान लो, जस्ट पैरेलल लाइट ना, ऐसे कोई आई एंगल पे आई है और ऐसे कोई आई एंगल पे अच्छी, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो इसका वेवफ्रंट ड्रॉ करना है। तो अगर ईमानदारी से देखें, मैं मान लेता हूं चलो म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू2, ज्यादा होगा, तो ये एरर होगा बेटा, ये डेंसर होगा। तो लाइट आपको पता है ना डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाती है, आपने पढ़ा होगा, पक्की बात है। तो अगर लाइट ऐसे पैरेलल आई वेव फ्रंट बनाएंगे तो क्या होगा, ए बी, और सबसे पहले देखो ए वाला टर्मिनल टकराया है, तब बी वाला यहाँ, जब बी वाला चल करके कहीं कुछ बी डैश पे पहुंचा होगा, तब तक ए वाला निकल के कुछ आगे आ गया होगा, तो वेव फ्रंट ऐसे, मतलब जब ए चल के ए डैश पहुंचा तो बी चल के बी डैश पहुंचा। अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूंगा तो प्लेनर आया, प्लेनर चलो, पक्की बात है। तो अपने को वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस प्रॉपर्टीज के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब हमें पता चाहिए। और सबसे पहले वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ना एक साइंटिस्ट ने यूज किया, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है हाइगेन्स। हाइगेन्स ने वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट का यूज किया और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा जानते हैं हाइगेन्स के बारे में ना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट करें। चलो आज थोड़ा सा बात करें, हेडिंग डालो हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स को क्या था। चलो हाइगेन्स आपकी बात कर रहे थे, हाइगेन्स ने वेव फ्रंट के बारे में अपने विचार प्रकट किए।
Huygens, Huygens प्रिंसिपल। चलो, हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेव फ्रंट पे कुछ बातें बोली जो कि काफी अच्छी लगी। क्या कहा? हाइगन्स ने कहा कि देखो, जो ये लाइट है ना, ये सूरज से चल करके हमारे पास आ रही है। तो अगर लाइट चल करके आ रही है मतलब एनर्जी चल के आ रही है, और एनर्जी चल रही है तो वेव चल रही है। हाइगन्स ने कहा कि लाइट एक वेव है। लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लिया। लाइट के बारे में सबसे पहले कमेंट करने वाले अगर कोई साइंटिस्ट है तो हाइगन्स साहब है। इन्होंने अपनी थ्योरी दिया और कहा कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्हें उस टाइम पे नहीं पता था, इनको जो लगा उन्होंने बोला लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बात आई कि लोगों ने इनसे पूछा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप ये बताओ कि लाइट चल कैसे रही है? क्योंकि सन से लाइट चल करके अर्थ पे आ रही है, और सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा स्पेस तो खाली है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और अगर स्पेस खाली है, वहां कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट कैसे चली? आप बताओ मुझे। तो हाइगन साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अपने पास स्पेस खाली है वहां एक अलग मीडियम प्रेजेंट है। उन्होंने कहा कि पूरे यूनिवर्स में ईथर बना था ना। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कॉन्सेप्ट लिया। उन्होंने क्या कहा कि होल यूनिवर्स is filled with ether medium। उन्होंने कहा कि पूरा यूनिवर्स ईथर से भरा पड़ा है, मीडियम की कोई कमी नहीं है, लाइट उसी मीडियम से होकर के जहां तक आ रही है, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये उनका मानना था। उन्होंने यही नहीं रुके, वो कुछ और बोले। क्या बोले? उन्होंने कहा कि जब लाइट किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो वो ऐसे वेवफ्रंट बनाती है। और कुछ और बातें बोली कि जब वेवफ्रंट बनता है तो वेवफ्रंट का हर पॉइंट ना एक सोर्स की तरह काम करता है। क्यों? आ जाए यहाँ समझाओ। देखो, उन्होंने कहा जैसे मान लो कि ये अपने पास एक सोर्स है, इसका वेवफ्रंट बना, इसमें पड़ने वाले हर पार्टिकल को एनर्जी मिली, और सबको अगर एनर्जी मिली है तो एनर्जी रख थोड़ी लेना, एनर्जी को तो आगे चलाना। उन्होंने कहा ये जो पॉइंट है ना बच्चा, ये सोर्स की तरह काम करेंगे। इनको बोला सेकेंडरी सोर्स। और उन्होंने कहा ये जो एनर्जी मिल रही है ये फिर आगे निकाल के प्रोपोगेट कराएंगे, एक अपना नया वेवफ्रंट बनाएंगे। क्या कहा एक बार एक लाइन में बोलूं तो? उन्होंने कहा कि जब लाइट मीडियम में चलती है तो वेवफ्रंट बनाती है, और वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है, जिसको उन्होंने सेकेंडरी सोर्स। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिली है, आगे तो बढ़ाना है ना बेटा। तो थोड़ी एनर्जी इसको मिली, थोड़ी देर बाद ये खुद एनर्जी निकालने लगा, ये खुद निकालने लगा, ये खुद निकालने लगा, ये खुद निकालने लगा, तो सोर्स बन गया ना। जो एनर्जी निकाले वो सोर्स, लेकिन मेन सोर्स तो ये है, ये बाद में सोर्स बना, इसका मतलब ये सेकेंडरी सोर्स। तो कॉन्सेप्ट लिख दिया जाए। क्या कहा उन्होंने? व्हेन लाइट propagate in a medium, then it will form wavefront, and each point of a wavefront is at
like a new source called as secondary। ये 3 पॉइंट उन्होंने दिया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जहां भी मीडियम नहीं है वहां ईथर भरा पड़ा है, और लाइट जब मीडियम में चलती है तो वेवफ्रंट बनाती है, और मीडियम का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह, वो सॉरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, और उनको उन्होंने कौन सा सोर्स बोला? सेकेंडरी सोर्स। तीनों पॉइंट याद कर लेना। अब बात है कि दुनिया ने इनके ये पॉइंट मान क्यों लिए? कोई बंदा आया बोले जा रहा है, कह रहा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये है, ईथर है, वेवफ्रंट बन रहा। तो जब भी कोई कुछ बात कहता है ना और लोग उसकी बात माने तो उसके पीछे कुछ लॉजिक हो। हाइगन साहब ने अपने इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, लॉ को ही प्रूव कर दिया। जो आप पढ़ते हो ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर ये नॉर्मल है, इससे आई एंगल पे लाइट आ रही है, आई एंगल पे चल रही है, ये तो लॉ है ना। जनरली लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, जो देखा जाता है लिख दिया जाता है। और हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट हुए भाई साहब ने कि किसी को प्रूफ कर दिया। कब भाई साहब? ये आई बराबर में मैं आर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट से। इन्होंने ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा आपने? म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको भी प्रूफ कर, दोनों लॉ को उठा करके प्रूफ कर दिया इन कॉन्सेप्ट की बेसिस पे। इसीलिए हाइगेन साहब की बातों को मान लिया गया, क्योंकि कोई आया लॉ को उठा करके प्रूफ कर दिया मैथमेटिक्स से, और ये 3-4 पॉइंट यूज करके जो कि वैलिड लग रहे थे, लोगों ने हाइगेन साहब की बातें मान ली। वो बात की बात है कि आगे जाकर के डिस्कवरी हुई और साइंटिस्ट आए ना, इनके बाद न्यूटन साहब आए, इनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, मैक्सवेल साहब आए, वो आइंस्टाइन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैटर वेव है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, बहुत सारी डिस्कवरी हुई, तो पता चला कि ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं। इनकी बातें जो बातें गलत है, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड है। तो बहुत बड़ी बात की इन्होंने, ठीक है। तो अपन भी देखते हैं कि कैसे प्रूव किया इसको। तो अपने को हेडिंग क्या डालनी चाहिए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन साहब ने कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ बेटा कि इसका जो डेरिवेशन है, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर सीबीएसई का एग्जाम में, तो लगभग हर बार आया है, हर बार आया है। 5 नंबर आपके फिक्स होने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ईमानदारी से डेरिवेशन को समझना है। चलो आ जाओ। तो हेडिंग डालना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। सब लोग ईमानदारी से डायग्राम। मान लो कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं भाई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आई बराबर आर। इससे मान लो पैरेलल लाइट आई, बिल्कुल अभी तो बताया था कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा ना। अगर यहाँ पे लाइट आई है ऐसे आई एंगल पे, तो आई एंगल पे ही चली जाएगी, तो लाइट ऐसे पैरेलली चलेगी। अभी इसका वेवफ्रंट बना के पीछे दिखाया था, और बहुत कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा भी यार अभी यूज कर लूंगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे लाइट ऐसे पैरेलल आई है, तो इसका एक वेवफ्रंट आया होगा ना। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, बिल्कुल 90 डिग्री पे वेवफ्रंट रहता है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के गई, तो जब तक बी चल करके कहीं यहाँ पहुंचा होगा, तब तक ये चल करके कहीं आगे गया होगा। तो बी चल करके पहुंचा बी डैश, ये पहुंच गया। बाकी बात अभी समझाया था, थोड़ा सा पीछे जाओ और दोबारा देखिए।
ए गया ए डैश पे तो बी चला गया। और ये भी बोला था कि ए से ए डैश जाने में वही टाइम लगेगा जो बी से बी डैश जाने में टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल दिखा लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो ये नॉर्मल होगा, अगर ये एंगल आई होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जितने भी गया वो एंगल आर होगा। वैसे यहाँ पे दिखा लेते हैं, तो जितने पे आई है ये पूरा एंगल आई होगा, और जितने पे गई है वो पूरा एंगल आर होगा ना। ये प्रूव करना है आई बराबर आर, क्योंकि ये पैरेलल आ गया तो ये आई एंगल, इधर आई एंगल, ये आर एंगल, ये एंगल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंगल का रीअरेंजमेंट करता हूँ, जरा ध्यान से बहुत अच्छे से चीजों को समझ। देखो ए और बी ये वेव फ्रंट है बेटा, तो वेव फ्रंट तो वेव के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 है। अगर ये एंगल मेरे प्यारे बच्चे आई है तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये एंगल होगा 90 माइनस। और अगर ये डॉटेड लाइन देखें तो ये इस बेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया अगर 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा बेटा आई। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, आई 90 माइनस आई, तो यहाँ से लगा करके यहाँ उधर आ जाओ जरा, यहाँ देखेंगे ये एंगल आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा सिर्फ इतना। ये एंगल अगर देखेंगे तो ये होगा 90 माइनस, और ये डॉटेड लाइन बेस के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, या ट्रायंगल को ध्यान से, क्या ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल है अपने पास ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश। दो ट्रायंगल मैंने लिख दिया, ट्रायंगल दे, यहाँ देखो ए बी डैश ए डैश। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहा हूँ, और जब करके देखो, देखो अगर दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ये ए बी डैश वाली साइड दोनों में कॉमन हो गई, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, लिख दिया, दिस इज कॉमन ना, ये कॉमन है मेरे पे, तो बराबर ही होगी। और थोड़ी सी बात करते हैं, मैंने ऐसा अभी कहा था पढ़ाते वक्त कि जितना टाइम लगेगा ए से ए डैश जाने में उतना ही टाइम लगेगा बी से बी डैश जाने में, और यहाँ पे एयर है, तो मीडियम अगर एयर है तो लाइट की स्पीड सी होगी, तो अगर ए से ए डैश जाने में ये अपने पास टी टाइम लगा है मैं मानो, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू सी इंटू टी, क्योंकि ए से ए डैश जाने का टाइम बी से बी डैश जाने का टाइम सेम है, उसको मैंने टी मान लिया। और लाइट चल रही है अगर सी से, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी सी इंटू टी, यहाँ से यहाँ की दूरी होगी सी इंटू टी, तो दोनों को सी टी है तो बराबर हो जाएगी। अच्छी बात है ना। और एक बात और, ये एंगल देखते हैं एक, देखो ये एंगल और दिस एंगल भी 90 डिग्री है। अगर एंगल लिखें तो एंगल है ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू फाइव। जरा फील करो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि अपने पास एक साइड एंगल, लेकिन अपील करना इस ट्रायंगल में ए बी साइड एंगल, और जब दूसरे को देखो ए डैश बी डैश, इसमें ये साइड और एंगल, मतलब साइड एंगल से अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको सब पता है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इट इंप्लाइज दैट
ट्राइंगल ए बी बी डैश, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ना, इससे काम में आ जाता है। तो ट्राइंगल ए, दिस ट्राइंगल बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश आर कॉन्ग्रुएंट। और मेरे पहले बच्चे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसा। तो ध्यान से देखो, दिस साइड और दिस साइड के बीच में यहाँ इस ट्राइंगल में एंगल आई है, और दूसरे ट्राइंगल में देखोगे तो यही करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, आर। इट्स इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर रहा है कि बी ए बी डैश, बी ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए। और इस एंगल को लिखेंगे तो ये आई प्रूव कर दिया मैंने हाइगेन शार्प का कॉन्सेप्ट लगाया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही उठा के प्रूव कर दिया। इसीलिए हाइगेन साहब की बातें उस टाइम पे लोगों को माननी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने एक बहुत पावरफुल काम करके दिया दुनिया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया अपने एक बोल सकते। क्या प्रूव किया भाई, आई बराबर आर। प्रूफ हुआ कैसे, दो लाइन में समराइज करके आ जाओ। प्लेनर वेव फ्रंट आया, प्लेनर गया, पक्की बात है, पीछे समझा। मैंने कहा ये एंगल आई है तो 90 माइनस आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आई। अगर ये एंगल आर है, 90 माइनस आर है, तो यहाँ से है। दो ट्राइंगल ये दिख रहे थे, मैंने इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। मैंने कहा ये साइड कॉमन, यहां से बी से चल के बी डैश जाने में वही टाइम लगा है जो ए से ए डैश में वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट में समझाया। मैंने उन दोनों को सी टू डी लिख दिया टाइम से में। और मैंने कहा ये एंगल 90 90 है, इससे मैंने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो काम खत्म हो चुका है मेरे टाइम। मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, एक और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, उसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। आज आप थोड़ा सा प्रूफ करें, मैं वहां ना शुरू करके यहाँ शुरू करता हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा एक ही बार में एक ही बोर्ड पे आ जाए। तो हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आ जाओ एक बार समझो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज न्यू, मान लो ऐसे कोई प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है, प्लेन दिखाई दे रहा है ना, हाँ, लाइट पैरेलल लाइन प्लेनर। तो मैंने कहा मान लो ये एंगल आई पे आया, तो अगर यहाँ भी आया तो ये एंगल किस पे है, हम मान लेते हैं ऊपर μ1 है, दिस इज μ2 है, कुछ भी मान लो यहाँ पे कि μ2 इज ग्रेटर देन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाह रही थी, हल्का सा बेंड हो जाएगी, ये लाइट ऐसे हल्का सा पैरेलल चली जाएगी। तो अगर वेव फ्रंट इसका बना है तो मान लो ये पॉइंट है, देखो ए पॉइंट पहले आएगा, इसका वेव फ्रंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये कोई एक ए बी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था। तो देखो जब ए टकरा गया तब बी यहाँ था, जब तक बी चल करके यहाँ पे पहुंचा बी डैश पे, तब तक तो ए कुछ निकल के आ गया होगा ना, नया वेव फ्रंट बनाएंगे। और अगर रिफ्रैक्शन हो गया तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसी बार ये एंगल आर, तो बाहर लिख देता हूँ छोटा आर। तो चलो जो थोड़ा एंगल रिलेट करें तो देखो ये आई है, यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90।
तो बेटा ये कितना होगा प्यारे बच्चों, आई। पक्की बात है ना, ये एंगल आई हो जाएगा। जरा इधर आ जाओ, तो ये एंगल आर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये वेव फ्रंट है तो पूरे पे परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा 90 माइनस, तो ये कितना होगा आर। सही बिल्कुल। तो देखो मेरा टारगेट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, यानी मुझे प्रूफ करना है म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन, ये मेरा टारगेट है, प्रूफ नहीं हुआ टारगेट। तो ये टारगेट है तो अपन क्या निकाल लेते हैं, साइन आई साइन आर, और फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। और जब निकालें तो नब्बे में डाल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर साइन आई और साइन आर निकालो, तो इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल दिस दिस दिस, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी, ए बी बी डैश। अगर इसमें साइन आई निकालने हैं, ये 90 डिग्री है, तो क्या आएगा साइन आई, दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस बन जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा बी बी डैश डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है भाई, ए बी डैश, साइन आई। और अगर मैं साइन आर निकालना चाह रहा हूँ तो नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, ये आए अपने पास वेव फ्रंट है तो राइट, तो साइन आर कितना आएगा, साइन आर, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है तो ये परपेंडिकुलर ए ए डैश डिवाइड बाय हाइपोटेनस है ये बी डैश। अच्छा किस ट्राइंगल में निकाले हैं, ए बी डैश ए डैश, ट्राइंगल है ए, सही है ना। तो जरा साइन आई बाई साइन आर निकाल, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल, तो दिस बाई दिस करेंगे तो बेटा देखो ए बी डैश दोनों के नीचे में आ रहा है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बी बी डैश बाई ए ए डैश ना, समझ गए हो गया। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ वेव फ्रंट का, जो हाइगेंस साहब ने कहा, हाइगेंस ने कहा कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगेगा वही टाइम यहाँ से है, क्योंकि दोनों वेव फ्रंट है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लगा है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लगा है, तो मैं बी बी डैश को क्या लिखूं, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। लेकिन मीडियम अगर अलग हो गया है तो यहाँ स्पीड बदल जाएगी, ये v1 होगा यहाँ तो यहाँ v2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं v1 इंटू में टी, उसमें स्पीड उस मीडियम में स्पीड इंटू टाइम। और अगर यहाँ मैं लिखूं ए ए डैश तो यह आ जाएगा v2 v2, दोनों का रेशियो कितना आएगा बी बी डैश डिवाइड बाई ए डैश, तो देखो टी से टी कट गया, दिस इज v1। अच्छा सब लोग ये समझे ना कि मैंने टाइम सेम के लिए पिछले कॉन्सेप्ट से यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सेम होता है, डिफरेंट लिखे पीछे भी पता, यानी जहाँ ये लिखा होगा वहाँ मैं करता हूँ v1 बाई v2 साइन आई डिवाइड बाई साइन आर is equal to v1 डिवाइड बाई v2, सही बात है। और आपने ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि जो v होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v, ऐसा पढ़ा होगा v1 बाई v2, ये पक्का पढ़ा है क्या ऑप्टिक्स, मेरे ऑप्टिक्स चार्ली फैक्टर इंडेक्स ने बताया है, वहीं पे पढ़ा है, इसको क्या क्या है यहाँ आ गया साइन आई बाई साइन आर, v1 बाई v2 को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आया
म्यू1 sin i प्रूफ कर दिया मैंने ना? मैंने नहीं, आइगन साहब ने तो प्रूफ कर दिया कि म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r। हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज किया और दोनों लॉ को प्रूफ किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी। दोनों का प्रूफ मैंने बढ़िया से किया है, आपको समझाया है, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है, मुझसे पूछो, मैं इसे दोबारा डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। एक बार मैं रिकैप कर दूं जल्दी से, जल्दी से आपको थोड़ा सा रिकैप मिल जाए। ऐसे वेव फ्रंट आया, प्लेनर आया, सिंगल आई 90 माइनस आई, आर पे चला गया क्योंकि डेंसर मीडियम में नॉर्मल आर 90 माइनस आर। दो ट्राइंगल है दिस और दिस, यहाँ से साइन है निकालो, यहाँ से साइन आर निकालो, और दोनों का रेशो निकाल लो, दिस बाय दिस, साइन ए बाय साइन आर प्लस दिस। मैंने डिफरेंट का कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम सेम है, तो दोनों को लिख दिया। यहाँ मीडियम अलग है, स्पीड v1 बना है, यहाँ मीडियम अलग है, दोनों दोनों में डिवाइड किया तो v1 बाय v2। और मैंने जब इसको प्लेस किया था ऐसा बना, और ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट है आई होप आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आया होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो बहुत अच्छे बच्चों, आज के लेक्चर में ये इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे आगे लेके चलेंगे। बहुत अच्छे, पढ़ाई करते रहो।